हेलो गाइज, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो नंबर 13 है और उम्मीद है आप पहले की सभी वीडियो देख चुके होंगे। तो और अच्छी तरह से समझने के लिए आज वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से करते हैं शुरुआत। लास्ट क्लास में जहाँ से हमने छोड़ा था इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बाद का जो टॉपिक है ये हम यहाँ पर आगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में हम इस प्रॉब्लम में थे कि सबसे पहले ये देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात हो रही थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ एक्सपेरिमेंट ने बता दिया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और इसके बाद कौन सा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन दोनों एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि जो ईएमआर है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या कोई भी लाइट है, वैसे तो ईएमआर में सारी आ जाती हैं, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रा, विजुअल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। इन सभी का नेचर कौन सा है, पार्टिकल। ये पार्टिकल नेचर प्रूव कर दिया। और ईएमआर के इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये दो एक्सपेरिमेंट थे। इसने प्रूव कर दिया कि इसका नेचर पार्टिकल नहीं, वेव नेचर है, ठीक है। तो एक बड़ी डायलेमा क्रिएट होगी कि इसका पार्टिकल है या वेव। तो उस समय तक उन्होंने इसको पूरा सॉल्व करने के लिए ये मान लिया, द ओनली वे, एक ही रास्ता था उनके सामने इसको पूरी तरह से समझने का और मानने का। क्या, द ओनली वे टू रिजॉल्व द डायलेमा वाज टू एक्सेप्ट, ये मान लिया जाए, द आइडिया दैट लाइट पॉजेस बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी। लाइट हैज़ डुअल बिहेवियर, इसका जो बिहेवियर है वो डुअल है, ठीक है। सम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एग्जिबिट दिस वेव लाइक पार्टिकल डुअलिटी, ठीक है ना। बताया था जब किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है तो वो वेव बनाता है, ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसको अगर एक्सेलरेट किया जाए तो ये वेव बनाता है। तो ये दो बातें, ये दो एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रही थी कि पार्टिकल नेचर है ईएमआर का, और ये दो एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहे थे कि वेव नेचर है। तो ये मान लिया गया कि एक ईएमआर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा, बोथ प्रॉपर्टी यानी डुअल बिहेवियर होता है, ठीक है। अब इस कहानी से हम और थोड़ा सा आगे चलने वाले हैं। न्यूमेरिकल सभी खत्म हो चुके हैं। एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यहाँ से शुरुआत होती है। और क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है कि जितने भी पैकेट ऑफ एनर्जी है, यानी जितनी भी E इज इक्वल टू एच न्यू है, E इज इक्वल टू एच न्यू है, वो क्वांटाइड यानी एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, क्वांटाइज, यानी ये जो होते हैं ये एन एच न्यू होते हैं। यानी यहाँ पर इसकी जगह क्या हो सकता है, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, यानी n की वैल्यू 1 2 3 एज सून एज, ठीक है ना। इस तरीके से n की वैल्यू रहेगी। इसे कहते हैं हम क्वांटाइज, यानी पैकेट ऑफ एनर्जी जो होती है वो डिस्क्रीट नंबर में होती है, ठीक है। डिस्क्रीट नंबर में होगी ये पैकेट ऑफ एनर्जी, ये फोटोन या फिर क्वांटा की जो बात हो रही है। अब यहाँ से एक नई शुरुआत होती है, स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा भी इस बात को प्रूव कर देगी कि पार्टिकल नेचर होता है किसका, ईएमआर का, ठीक है। और अब आपसे अगर मैं कहूँ आपने कितने स्पेक्ट्रम अपनी लाइफ में देखे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये कि आपने सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रम देखा है, उसका नाम है कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। और अगर मैं इसको कहूँ कि क्लासीफाई हम किस तरह से करेंगे, अभी हम एनसीईआरटी को भी पूरा डिस्कस करने वाले हैं, और उससे पहले अपने टॉपिक को सीरियल वाइज चलेंगे हम। और आपको इसके क्लास के एंड के बाद एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि समझ में ना आई हो, सारी चीज़ के करेक्ट आंसर आपको पहले से ही पता होंगे। तो स्पेक्ट्रम जो हैं वो तीन तरह के होते हैं, और जो आपको पता है वो सिर्फ यही है, ये जो स्पेक्ट्रम हैं, स्पेक्ट्रम वो तीन तरह के होते हैं, थ्री टाइप, देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, there are three type of
स्पेक्ट्रम। पहले का नाम है नंबर 1, ये नंबर 1 है आपका, इसका नाम है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम जो सेकंड है ये है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। और जो थर्ड है ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो कुल मिला के जो स्पेक्ट्रम है ये 3 तरह के होते हैं, कॉन्टिन्यूअस, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। तो हमें पता लग गया कि टोटल जो स्पेक्ट्रम हैं वो 3 तरह के होते हैं। ये 3 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, कॉन्टिन्यूअस और एमिशन। ये जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, पहले इसकी बात करें तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपने देखा भी है अच्छी तरह से। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होता है ये इस तरह का होता है, ये आपने देखा भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो हमने देखा था। तो ये होता है आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वायलेट लाइट जो है वो ब्लू लाइट में मर्ज है। मर्ज का मतलब बिल्कुल मिक्सअप है। ठीक है ना। कुछ ये जो रेड लाइट है वो ऑरेंज में मर्ज है, ग्रीन है वो येलो में मर्ज है। इस तरीके से ये सारी लाइट एक दूसरे में मर्ज हैं, तो इसे इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। लेकिन अगर एमिशन और एब्जॉर्प्शन का अगर देखें तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन कुछ इस तरह से होती हैं। ये वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है जहाँ लाइट एक दूसरे के अंदर मर्ज होती हैं, लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम ऐसी नहीं होती। इन लाइट को मैं बोलूँगा ब्राइट लाइट्स विद डार्क स्पेस, इनके बीच का स्पेस जो है वो डार्क है। एब्जॉर्प्शन को मैं बोलूँगा डार्क लाइन विद ब्राइट स्पेस, इनके बीच का जो स्पेस है वो ब्राइट है। कैसे आती हैं, क्या आती हैं? पहले तो मैं आपको सबसे आसान वाली बता देता हूँ, ये वाली स्पेक्ट्रम, इसे हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखी है। अगर एक वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास कर दिया जाए, सिंपल वाइट लाइट, टॉर्च लाइट हो सकती है ये, अगर इसको प्रिज्म में से पास कर दिया जाए तो जो 7 कलर का अलग पैटर्न आपके सामने आएगा उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है और इसमें विबग्योर के हिसाब से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है ना, इस विबग्योर के हिसाब से सारा पैटर्न इस तरह से अरेंज होगा। ठीक है, तो जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है इसका एक और एग्जांपल रेनबो है। रेनबो में भी जो लाइट है, सनलाइट एक वाइट लाइट है और उस लाइट से सारे 7 डिफरेंट कलर जो हैं वो निकलते हैं। वो स्पेक्ट्रम आपका क्या है, कौन सा? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब जब बड़ी बात आती है वो है एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसे क्या ये क्या होते हैं और कैसे आते हैं? ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये एमिशन स्पेक्ट्रम, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ध्यान से देखना, आज की जो क्लास है ये आपको बाकी जो क्लासेस से बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेगी और मज़ा आएगा इस क्लास में। आप समझ पाओगे कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो इस वजह से आते हैं। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको पता लग ही गया। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है आपकी इसमें एनसीआर इसके नोट्स में बहुत बढ़िया डेफिनेशन दे रखी है, इसी को कंटिन्यू कर सकते हो। इन ए स्पेक्ट्रम देयर इज कॉन्टिन्यूस ऑफ कलर विदाउट एनी गैप। कोई गैप नहीं होता, एक कलर दूसरे कलर में घुला हुआ होता है, अंदर घुसा हुआ होता है, मर्ज होता है। ठीक है ना। सच ए स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। दिस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन बाई पासिंग व्हाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है ना, इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ, अब आप देख पा रहे हो इसको। ठीक है, इन स्पेक्ट्रम देर इज ए कॉन्टिन्यूस कलर विदाउट एनी गैप, गैप नहीं होता। सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। दिस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन बाई पासिंग व्हाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, ये डेफिनेशन थी, आसान सी डेफिनेशन थी। इसका जो डायग्राम है ये भी कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है, तो इसको आपको अपने नोट्स में ज़रूर बनाना है। ठीक है, ये जो डायग्राम है सोर्स ऑफ लाइट में टॉर्च दिखाने की कोशिश की गई। यहाँ पर ये टॉर्च की वाइट लाइट है, आप टॉर्च बना सकते हो। ये जो रेडिएशन निकली है, देखो सोर्स ऑफ वाइट लाइट है, ये रेडिएशन निकली है, इसको कहते हैं रेडिएशन एमिटेड, जो निकली हुई है। ठीक है, जैसे ही प्रिज्म में से पास करोगे तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा फोटोग्राफिक प्लेट पे वो विबग्योर का मिलेगा। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे ज़्यादा कोई लाइट अगर बैंड हुई है तो वो वायलेट हुई है, और वायलेट्स के अलावा सबसे कम अगर कोई बैंड हुई है तो वो कौन सी हुई है? रेड हुई है। रेड सबसे कम बैंड हुई है।
ठीक है ना। देखो आप देख सकते हो सबसे कम बैंड हुई है, सबसे ज़्यादा वायलेट, और वायलेट का जो लैम्डा है वो 400 नैनोमीटर होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा बैंड हुआ है। सबसे छोटा लैम्डा होता है, सबसे बड़ा लैम्डा होता है रेड का। बड़ा लैम्डा होने की वजह से सबसे कम डेविएट हुई है ये, ठीक है ना। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ट्रैफिक सिग्नल में कौन सी लाइट होती है, रेड लाइट होती है, और रेड लाइट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो सबसे कम बैंड होती है, सबसे कम रिफ्लेक्ट या डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो ये थी आपकी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, आसान था, समझ में भी आया होगा। अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो कुछ खास है, और अगर आज की और कल की क्लास अगर आपने मिक्स कर दी तो ये लगा लो इस चैप्टर की बैकबोन समझे जाने वाला चैप्टर स्पेक्ट्रम भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ा टॉपिक, बाकी तो टॉपिक आपको ऐसे लगेंगे बच्चों का खेल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। ये मान लो आपका है डिस्चार्ज ट्यूब की तरह है, ठीक है, और इस ट्यूब में इस तरीके से करंट पास करने के लिए ये लगाया गया है। इस तरीके से मान के चलना, ये करंट पास करने के लिए लगाया गया है, और आपके इसके अंदर जो गैस फिल करी है वो मान लो हाइड्रोजन गैस फिल है, ये हाइड्रोजन गैस है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर कोई भी मटेरियल को वेपर फेज में लाके आप रख सकते हो। मेरी बात समझना। टोटल कितने एलिमेंट है टोटल इस अभी तक जो हमें नोन है, 118, 118, 120 मान लेते हैं। 120 एलिमेंट में से किसी भी एलिमेंट का वेपर फेज ला के उसको यहाँ डाल लो और यहाँ कर दो करंट पास, हाई वोल्टेज करंट पास कर दो। जैसे ही आप करंट पास करोगे तो ये जो एटम हैं ये गर्म हो जाएंगे, ठीक है, और गर्म होने के बाद ये अपने अंदर से रेडिएशन निकालेंगे, ठीक है ना। ये अपने अंदर से रेडिएशन निकालेंगे। तो आप रेडिएशन कैसे निकलवा सकते हो एटम में से, कि दो तरीके हैं, या तो इसमें करंट पास कर दो या फिर इसको गर्म कर दो, हीट कर दो, तब भी अपने अंदर से रेडिएशन निकालेंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में कई सारी कल्पनाएं चल रही होंगी, कई सारी इमेजिनेशन चल रही होंगी कि यार ऐसे कैसे कोई एटम रेज निकाल सकता है। तो छोटा सा जो मैं एक पैटर्न बताता हूँ जो हमने ब्लैक बॉडी में भी पढ़ा था। अगर आप किसी आयरन के टुकड़े को गर्म करते हो, ठीक है ना, इसे हीट करते हो, तो अपने अंदर से वो जो भाप तरह की भाप निकलती है ना, वो रेडिएशंस होती हैं, वो रेडिएशन निकालता है, ठीक है ना। या तो ऐसे समझ लो, या फिर अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो ऐसे समझ लो। ये देखो यहाँ हाइड्रोजन एटम था, मैं हाइड्रोजन को जूम कर रहा हूँ। ये पहली शैल है, ये दूसरी शैल है, ये तीसरी शैल है, ये चौथी शैल है, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम मान के चलना। अब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, वो इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन। आप किसी भी एटम को गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन जंप होगा, अगली शैल में जाएगा। कई बच्चे तो कहते हैं हाइड्रोजन की इतनी सारी शैल क्यों बना दी। भाई हाइड्रोजन ले लो, कोई भी एटम ले लो, शैल बहुत सारी होती हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, कम। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, शैल तो दुनिया भर की होती हैं। जब हाइड्रोजन को गर्म करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके जंप होगा अगले लेवल पे, पहले पे चला गया, और गर्म कर दो और अगले लेवल पे चला गया, ठीक है ना। मान लो यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया वो। थोड़ी देर बाद जब वो कूल डाउन होके दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, देखो एनर्जी ली उसने, मान लो यहाँ से एनर्जी ली सनलाइट से, या फिर हीट कर रहे हो तो हीट से एनर्जी ली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जंप होके अगली शेल में चला गया। अब वो अगली शेल में बैठा नहीं रहेगा वहीं पे ही, दोबारा ठंडा होने के बाद वो अपनी ग्राउंड स्टेट में दोबारा आएगा, ठीक है ना। और जैसे वो अपनी ग्राउंड स्टेट में दोबारा आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी अलग दूसरी रेडिएशन फिर से निकाल देगा, रेडिएशन फिर से निकाल देगा। अब कहानी आपके सामने साफ है। यहाँ हुआ क्या होगा, आपने इसको गर्म किया करंट से, हाई वोल्टेज करंट से, तो इलेक्ट्रॉन जंप होके कहाँ चला गया, अगले एनर्जी लेवल पे चला गया। जब वो ठंडा हुआ तो उसने क्या निकाला, इसमें से रेडिएशन निकालनी शुरू कर दी। बस वैसे ही रेडिएशन ये निकल रही है। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, दोबारा ग्राउंड स्टेट में आता है, तो क्या निकालता है, रेडिएशन। और इसी रेडिएशन को, ठीक है, इसी रेडिएशन को वैसे
निकालेगा तो और भी बहुत सारी रेडिएशन, ये देखो ये भी है, ये भी है, ठीक है ना, कई सारी रेडिएशन निकालेगा। लेकिन हमारे पास क्या होती है एपरेटस में, एक स्लिट होती है। स्लिट, स्लिट किसे कहते हैं, ये देखो, ये स्लिट मान के चलना। इस स्लिट में ये छोटी सी जगह है। अब इस छोटी सी जगह में से सारी रेडिएशन तो जाएंगी नहीं, एक रेडिएशन बीच वाली आगे चलेगी। उसके बाद इसी रेडिएशन को प्रिज्म में से पास किया, ठीक है। और जैसी प्रिज्म से ये टकरा के रेडिएशन जब अलग अलग कलर में स्प्लिट हुई, तो जो कलर आए वो इस तरीके से ऑब्टेन किए गए थे, ठीक है ना। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, और फोटोग्राफिक प्लेट पे अब जो बैंड हमें मिले वो हैरान कर देने वाले थे कि एमिशन स्पेक्ट्रम के बैंड ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो मैं बताता हूँ एमिशन स्पेक्ट्रम के बैंड हमारे पास कैसे आए। एमिशन स्पेक्ट्रम, ये देखो, ये बीच वाला स्पेक्ट्रम जो है वो कौन सा है, एमिशन स्पेक्ट्रम है। ऐसा बैंड मिला, इस बैंड का नाम रखा गया ब्राइट लाइंस विद डार्क स्पेस, ठीक है ना। ऐसा जो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो बैंड मिला हमें, यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे, वो क्या था, ब्राइट लाइंस विद डार्क स्पेस था। तो एमिशन स्पेक्ट्रम, इसे क्यों एमिशन स्पेक्ट्रम बोला गया, क्योंकि जब आपने सैंपल को हीट किया तो वो सैंपल में से रेडिएशन एमिट हुई, इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, और फोटोग्राफिक प्लेट पे जो पैटर्न आया हमारे सामने वो ऐसा था। ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। इन्होंने भी देखो दिखाया है, हॉट गैस करी ना उन्होंने, गर्म गैस, और फिर उसमें से जो रेडिएशन निकली उसको ऐसे ये प्रिज्म में से टकरा के जो भी आपके सामने मिली उसे नाम दिया गया एमिशन स्पेक्ट्रम का, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में अगर आपने देख लिया है तो इसके लिए जो डेफिनेशन की बात आती है कि हम कौन सी डेफिनेशन लिखें, तो मैं बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। ये डेफिनेशन सबसे बेस्ट है एमिशन स्पेक्ट्रम की। Emission spectrum is obtained when radiation emitted by the excited substance are analyzed with a spectroscope, ठीक है ना। ये डेफिनेशन बहुत बढ़िया है। और एमिशन स्पेक्ट्रम कैसी होती है, एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस, ठीक है। तो ब्राइट लाइन विद डार्क स्पेस, इसको कहते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए भी दिमाग लगाओ कि किस तरीके से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा। तो देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को भी, अब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे पूरी रिसर्च करेंगे कि किस तरीके से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्टेन होता है। और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर आप एग्री हो जाओगे कि हाँ ऐसा होता होगा भाई, ज़रूर ऐसा होता होगा। अब एब्जॉर्बिंग सैंपल और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसको बिल्कुल सिंपल वे में बताने के लिए मैं दो चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा। पहले इसको ध्यान से सुनना। ये देखो, अगर मैं आपसे कहूँ नॉर्मल वाइट लाइट, नॉर्मल वाइट लाइट जो ये टॉर्च की लाइट है, इसके नीचे लिख दूं मैं वाइट लाइट टॉर्च। नॉर्मल वाइट लाइट को अगर आप पास करोगे प्रिज्म में से, सिर्फ प्रिज्म में से, तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करने की बजाय अगर आपने कैसे पास कर दिया, ऐसे पास कर दिया, मैं फिर से बनाता हूँ उसी डायग्राम को अच्छी तरह से। अब की बार कोई करंट वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, यहाँ पर गैस अभी भी वही गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। बस सैंपल में से इस लाइट को पास कर दिया, वाइट लाइट को, ये इस तरीके से वाइट लाइट को हमने इसमें से पास कर दिया। और जैसे ही पास किया तो पास होने के बाद जो लाइट निकली वो वाइट लाइट नहीं थी, वो कौन सी लाइट थी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करने वाली लाइट थी, ठीक है। और इस सैंपल का नाम रखेंगे हम एब्जॉर्बिंग सैंपल,
इसके अंदर जो भी है उसका नाम रखेंगे एब्जॉर्बिंग सैंपल, एब्जॉर्बिंग सैंपल। ठीक है, एब्जॉर्बिंग सैंपल में कई सॉल्ट भी होते हैं, कई जैसे कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है, जैसे कई दुनिया भर के जो सॉल्ट है, ये नहीं सॉल्ट का मतलब कि NaCl एक सॉल्ट है, कई रॉक सॉल्ट के अलावा कई अलग अलग तरह के कंपाउंड भी यूज़ करते हैं, वो भी एब्जॉर्बिंग सैंपल में की तरह इस्तेमाल करते हैं। गैस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई भी एब्जॉर्बिंग सैंपल वेपर फेज में भी रख सकते हैं। तो जो लाइट यहाँ से एमिट होगी, अगर उसको किस में से ऑब्जर्व किया, प्रिज्म में से ऑब्जर्व किया, तो वही स्लिट में से पास करके प्रिज्म में से पास किया, तो हमें जो पैटर्न मिले, यहाँ से ये टकराई और टकराने के बाद जो पैटर्न मिले, वो पैटर्न फोटोग्राफिक प्लेट पे जब हमने देखे तो हमें जो दिखा वो फिर से हैरान कर देने वाला था कि अब की बार यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम आया है वो इस तरह का नहीं आया है, अब की बार स्पेक्ट्रम वो इस तरह का आया है। ये देखो, अब की बार जो स्पेक्ट्रम आया है वो इस तरह का आया है, एब्जॉर्प्शन लाइन का। और इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, डार्क लाइन विद ब्राइट स्पेस। ठीक है, डार्क लाइन विद ब्राइट स्पेस। इन्होंने भी दिखाया, देखो व्हाइट लाइट को पहले किस में से पास किया, कोल्ड गैस। कोल्ड गैस वो बेचारे इसलिए बोल रहे हैं ताकि तुम्हें पता लगे ये गैस गर्म नहीं है, गर्म कर दोगे तो यार फिर तो एमिशन स्पेक्ट्रम आ जाएगा, तो इसलिए ये नॉर्मल गैस है। और उसमें से पास करने के बाद जो हमें मिला वो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम था। ठीक है, अब यहीं पे मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। यहीं पे देखो, सबसे पहले कॉन्टिन्यूस को देखो और फिर उसके बाद किसको देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखो। तुम्हें ये दोनों के दोनों जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता था, ध्यान से देखो, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता था। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता था जब वाइट लाइट को डायरेक्ट प्रिज्म में से पास कर देते थे। ठीक है, और ये जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है, वाइट लाइट को देखो, वाइट लाइट को डायरेक्ट प्रिज्म में से पास करोगे तो कॉन्टिन्यूस आएगा। और अगर वाइट लाइट को अगर आप किसी सैंपल में से पास करते थे हो तो वो सैंपल वाइट लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखो, ये पूरा स्पेक्ट्रम नॉर्मल था, लेकिन जैसे उसको एब्जॉर्प्शन में से किसी सैंपल में से पास किया तो कुछ कुछ हिस्सा, ये देखो कुछ कुछ हिस्सा, ये जो उस सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया, और जो हिस्सा बचा एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसको प्रिज्म में से पास किया तो हमें ऐसा पैटर्न मिला। यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बिल्कुल है तो होता तो ये कॉन्टिन्यूस ही है, लेकिन अगर जब किसी गैस में से इसको या किसी भी सैंपल में से इसको पास करते हो तो वो सैंपल इस लाइट का, वाइट लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेता है और बचा हुआ हिस्सा हमारे पास आता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम में से पास करते हैं। तो हमें मिलता तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन कुछ हिस्सा जो एब्जॉर्ब कर लिया वो हट जाता है। तो ये और ये जो है एक तरह से कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कई हद तक हमें सिमिलर से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये एक बात थी इम्पोर्टेंट। अब बात आती है कि यार इसकी डेफिनेशन कैसे लिखें और क्या, तो बहुत बढ़िया डेफिनेशन इसकी है ABC के अंदर, ये आप यूज़ कर सकते हो। क्या है, absorption spectrum is obtained when white light is first passed through the substance in gaseous state में भी हो सकता है या in solution में भी हो सकता है, and the transmitted light is analyzed with a spectroscope। ठीक है, और जो भी हमें मिलेगा, absorption spectrum consists of dark line with in an otherwise continuous spectrum। देखो ये वही बात बोल रहा है, absorption spectrum consists of dark line अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ही था। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इसका बिल्कुल अपोजिट लिख सकते हो, दे कंसिस्ट ऑफ, यहाँ क्या था, ब्राइट लाइन विद डार्क स्पेस, यहाँ लिख सकते हो डार्क लाइन विद ब्राइट स्पेस। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आता है बहुत ज़्यादा। डेफिनेशन तो भाई मैं कितनी बताऊँ, आती है इसकी, और कुछ भी ज़्यादा इसको क्या नाम है, मुश्किल मान के मत चलना, बहुत सिंपल और स्ट्रेट जो टॉपिक है आपका। ठीक है, और समझ में भी आता है। तो आपने देखा कि किस तरह से
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम का वो था। और इसके जो नोट्स हैं, आप नोट्स को वैसे ही बनाना जैसे आपके पास अवेलेबल है, बस जो डेफिनेशन है इसकी वो आप थोड़ी सी अपडेट कर सकते हो। इसकी डेफिनेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट है, और जो आपको अभी दिखाई है ABC की डेफिनेशन वो आसान डेफिनेशन है, ठीक है। तो हालांकि ये डेफिनेशन भी अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो ये भी लिख सकते हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इट इज़ लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन एमिशन स्पेक्ट्रम। बिल्कुल उसी का उल्टा ही है। ए कॉन्टिन्यूस ऑफ रेडिएशन, ए कॉन्टिन्यूस ऑफ रेडिएशन इज पास थ्रू ए सैम्पल विच एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, कुछ कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेगा। द मिसिंग वेवलेंथ विच कॉरस्पॉन्ड टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाई मैटर लीव डार्क स्पेस, यानी जो जो एब्जॉर्ब कर लिया उसने वो तो डार्क स्पेस में आएगा इन द ब्राइट कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। और इससे आसान डेफिनेशन तो मैंने बताई दी आपको ABC की, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, वहाँ से आप इसको लिख सकते हो। और डायग्राम की बात करें तो डायग्राम आप ऐसे डायग्राम को इस्तेमाल कर सकते हो, बस जो आपके ये जो विबग्योर है इसको थोड़ा सा इस तरह बनाना कि वायलेट लाइन सबसे ज़्यादा डेविएट हो और रेड लाइन सबसे कम डेविएट हो, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है डायग्राम को जो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन दिखाओ तो ये ऊपर की तरफ, ये ऐसे नीचे की तरफ होना चाहिए ताकि स्पेक्ट्रम में विब में VI विब ग्योर इस तरीके से हो, ठीक है ना। रेड सबसे कम डेविएट हो, इस तरीके से आपको दिखाना है। बाकी तो ये आसान है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज रेफर्ड टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, दोनों में डिफरेंस हो चुका है, ठीक है। अब एक और ख़ास बात मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। मान लो आपका जो ये सैंपल है इसमें हाइड्रोजन गैस डाल दी तो स्पेक्ट्रम जो भी आएगा वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हाइड्रोजन की जगह मैं हीलियम डाल लूँ तो क्या वही स्पेक्ट्रम आएगा? नहीं, अब ये चेंज हो जाएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, जैसे जैसे हम एलिमेंट को बदलेंगे स्पेक्ट्रम बदलता रहेगा। 118 एलिमेंट, 118 स्पेक्ट्रम। ये हैरान कर देने वाली बात है कि सभी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम बिल्कुल अलग अलग होता है। कौन सा अलग होता है, एमिशन या एब्जॉर्प्शन? दोनों। एमिशन भी अलग होते हैं, एब्जॉर्प्शन भी अलग होते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ, अभी ध्यान से सुनते रहना, पॉइंट को क्लियर करना। मान लो आपके सामने ये दो एलिमेंट रख दिए, ये एक एलिमेंट A है, ये एलिमेंट B है, दोनों का कलर भी सेम है। मैं बता दूं जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो ग्रेइश कलर के होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का कलर होता है। लगभग सभी एलिमेंट ग्रेइश कलर के, एलिमेंट कह रहा हूँ, लगभग सभी मेटल्स ग्रेइश कलर के होते हैं। मेटल्स, सभी मेटल्स, दो को छोड़ के, गोल्ड और कॉपर को अगर छोड़ दें तो सबका जो कलर है वो आपको सिल्वरी कलर या ग्रेइश कलर, मैं बोल रहा हूँ, वैसा होगा, ठीक है। सिल्वरी कलर के होते हैं सभी मेटल्स, दो को छोड़ दे, गोल्ड और कॉपर। अब ये भी सिल्वरी कलर है, ये भी सिल्वरी कलर है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। आप कैसे समझोगे कौन सा है एलिमेंट, कौन सा है? आंसर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इतनी हाई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर आज अवेलेबल है कि एलिमेंट को आप इस तरह से सैंपल में रखो, कंप्यूटर थोड़ी देर में आपको एक पैटर्न दिखा देगा कि इसका पैटर्न तो ये है और ये एलिमेंट आपका रुबिडियम है, ये एलिमेंट आपका थोरियम है, ठीक है ना। तो इस तरह से सभी एलिमेंट की स्पेक्ट्रोस्कोपी से सभी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अलग अलग आता है। अगर मैं कुछ आपको सैंपल दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आपके सामने ये देखो, ये सारे एमिशन स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो ये आपका पहले वाला कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऐसा आता है, वर्ल्ड में कहीं भी चेक करोगे हाइड्रोजन को तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो स्पेक्ट्रम ऐसा आएगा। ये पूरा हाइड्रोजन का ही स्पेक्ट्रम है एमिशन। ये हीलियम का एमिशन स्पेक्ट्रम है, देखो उससे अलग है। ये नियोन का एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये इनसे अलग है। ये सोडियम का एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये मरकरी का एमिशन स्पेक्ट्रम है।
ये सभी के अलग अलग एमिशन स्पेक्ट्रम दिखा रखे हैं। 118 एलिमेंट हैं तो मान लो 118 स्पेक्ट्रम ही होंगे। और अगर बात की जाए एब्जॉर्प्शन की तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एब्जॉर्प्शन में क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एब्जॉर्प्शन वाले केस में इस तरह से यहाँ पर एलिमेंट को हम बदल सकते हैं एब्जॉर्बिंग सैंपल को। यहाँ नियॉन रखोगे तो नियॉन का पैटर्न आ जाएगा एब्जॉर्प्शन का, ठीक है ना। यहाँ सोडियम रखोगे सोडियम का आ जाएगा, यहाँ थोरियम रखोगे थोरियम का आ जाएगा, जौन सा भी एलिमेंट रखोगे वही आ जाएगा। मरकरी रखोगे मरकरी का आ जाएगा। कोई भी गैसेस सैंपल यहाँ रखोगे तो ऐसे स्पेक्ट्रम मिलेंगे। और वो दिखने में कैसे होंगे, वो दिखने में ऐसे होंगे। ये देखो नॉर्मल कैसा स्पेक्ट्रम होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, सारे कलर एक दूसरे में मर्ज। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सोडियम का देखें तो वो ऐसा होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मरकरी का देखें तो वो ऐसा होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिथियम का देखें तो वो ऐसा होता है, और एमिशन स्पेक्ट्रम लिथियम का देखें तो वो ऐसा होता है। ठीक है, तो कुल मिला के चाहे आप कोई भी एलिमेंट यहाँ रखोगे तो आपको बिल्कुल अलग स्पेक्ट्रम दिखाई देगा अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में। और ये काम वैसे ही हो रहा है जैसे फिंगरप्रिंट, जैसे फिंगरप्रिंट पूरे वर्ल्ड में अगर पॉपुलेशन कितनी है 760 बिलियन पॉपुलेशन है, तो ये मान के चलना 760 बिलियन फिंगरप्रिंट हैं। अगर पॉपुलेशन 760 करोड़ है तो ये लगा लो 760 फिंगरप्रिंट है हमारे पास। क्या आपका फिंगरप्रिंट और आपके फादर का फिंगरप्रिंट सेम हो सकता है? नहीं। क्या आपका डीएनए आपकी मदर का डीएनए सेम हो सकता है? नहीं। क्या आपका ब्लड ग्रुप और आपका मदर का ब्लड ग्रुप सेम हो सकता है? हाँ, ब्लड ग्रुप सेम हो सकता है। बट फिंगरप्रिंट और डीएनए कभी भी दो पर्सन के सेम नहीं होते। आपका डीएनए अगर चेक करोगे तो इस डीएनए में 1% डीएनए जो है वो आपका आपकी मदर से जो है वो सेम होगा, बाकी 99% जो डीएनए है वो अलग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में सभी के जो डीएनए पैटर्न है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आगे चलते हैं स्टोरी को। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यहाँ तक तो आपको पता ही लग गया होगा कि यार जितनी बात इनके बारे में हुआ बनाया जाता है कि ये मुश्किल टॉपिक है, डिफ़िकल्ट है, ये बहुत आसान भी है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और ये समझ में भी आता है। अगर कल की क्लास आपको समझनी है तो आपको ये टॉपिक जो है वो समझना ही पड़ेगा। बहुत सिंपल और स्ट्रेट टॉपिक है ये। ठीक है, तो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है वो एनसीईआरटी से किस तरह से रिलेटेड है। तो एनसीईआरटी में वहीं आ जाते हैं हम जहाँ पर हम थे। तो ये आपका पूरा पैटर्न जो अब हम पढ़ चुके हैं। क्या, पहली बात तो स्पेक्ट्रम किसे कहते किसे हैं। जब भी कभी ऑर्डिनरी वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव विद ऑल वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज, a ray of white light is spread out into a series of color band called spectrum. ठीक है, continuous spectrum, the spectrum of white light that we can see range violet से लेकर रेड तक, such spectrum is called continuous spectrum। यानी एक बात साफ है, continuous spectrum सिर्फ white light का ही होता है। रेनबो, इंद्रधनुष, ठीक है, व्हेन ए रेनबो फॉर्म इन द स्काई, ये भी आपका कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये भी अब आपके लिए एक आम बात बन गई। हालांकि आम बात इतनी है नहीं, इतनी आसानी से आपने इसको सीख लिया। ए स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाई ए सब्सटेंस दैट हैज़ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। एब्जॉर्ब्ड एनर्जी क्यों बोला है भाई? जब किसी गैस को आप गर्म करोगे या उसमें करंट पास करोगे तो वो गर्म होकर अब जो गैस बन गई है, यानी हॉट गैस जो बन गई है, इस हॉट गैस के लिए आप दूसरा नाम क्या बोल सकते हो? एब्जॉर्ब्ड एनर्जी।
ठीक है। और अब वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वाली गैस रेडिएशन निकालेगी, ठीक है ना। और देखो फिर से पढ़ लेते हैं, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाई ए सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी यानी हॉट गैस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। एटम मॉलिक्यूल और आयन एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड, इसको एक्साइटेड बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। और टू प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रम इज सप्लाइड टू ए सैंपल बाई हीटिंग इट और इरेडिएटिंग इट, चाहे हीट कर लो चाहे इरेडिएट कर लो, एंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड, ठीक है। आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन जो है वो भी हम अंडरलाइन करेंगे इसमें। ये देखो, a continuous of radiation is passed through a sample which absorbed radiation of certain wavelength, the missing wavelength, ये absorption की बात बता रहा है, the missing wavelength which correspond to the radiation absorbed by the matter leave dark space in the bright continuous spectrum, तो इसे हम कहेंगे absorption spectrum। स्पेक्ट्रोस्कोपी द स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, continuous spread of wavelength from red to violet, rather they emit light only at specific wavelength with dark space, यानी ब्राइट लाइन विद डार्क स्पेस जो होता है एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है उसी को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। सच स्पेक्ट्रा आर कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा बिकॉज द एमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइन इन द स्पेक्ट्रा। तो कुल मिला के लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो दूसरा नाम है एमिशन स्पेक्ट्रा का। अच्छा, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, द कैरेक्टरिस्टिक लाइन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अननोन एटम इन द सेम वे एज फिंगरप्रिंट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई पीपल। अभी भी बताया था मैंने, फिंगरप्रिंट भी जैसे आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं इसको इंसानों को, वैसे ही है, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका है किसी भी अननोन एलिमेंट को। एक जर्मन केमिस्ट था रॉबर्ट बंसन, वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर टू यूज लाइन स्पेक्ट्रा टू आइडेंटिफाई एलिमेंट। इसने किस किस को आइडेंटिफाई कर दिया, रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम वर डिस्कवर्ड व्हेन देयर मिनरल वर एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। और तो और एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। जो सनलाइट है ना, उस लाइट को इतना बारीकी से ऑब्जर्व किया गया कि हमें यह पता लगा कि उसके अंदर अगर उस सन को का एमिशन स्पेक्ट्रम देखें तो उसके अंदर हीलियम प्रेजेंट है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया किसी भी गर्म गैस का अगर हम प्रिज्म में से पास करें तो एमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। तो ये भी पता लगा लिया साइंटिस्ट ने कि सन पर हीलियम ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है ना। तो कल की क्लास जो है वो बहुत खास क्लास है, उसमें हम पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसी पे न्यूमेरिकल भी होंगे, तो मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कल की क्लास। और ये जो डायग्राम है आप वो डायग्राम को यहाँ से बनाना है, आपको डायग्राम जो आपके नोट्स में आप बनाने वाले हो, दोनों की जो डिफरेंस है वो तो है ही इम्पोर्टेंट। तो भाई कल की क्लास खास क्लास होने वाली है, उस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, टेक केयर।